मैं रॉबी बेनीपाल। आज के इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे पाथवे टू पीआर। पाथवे टू पीआर is the subject which we always search and we think and there's many questions we having into our mind. उनको क्रैक डाउन और उनको डिकोड करने के लिए मैं जाऊंगा डिफरेंट माइग्रेशन एजेंट्स के पास। सभी एजेंट्स डॉक्टर की तरह अलग अलग एरिया में स्पेशलाइज होते हैं और वही हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन दे सकें और अपने जो वीज़ा सब क्लास है उसके हिसाब से वो आप चुन सको कि कौन सा माइग्रेशन एजेंट आपके वीज़ा सब क्लास के हिसाब से बेस्ट फिट बैठता है। आज उसी सीरीज़ उसी श्रृंखला के तहत हम आए हैं ओजी माइग्रेशन सर्विस के पास। सुमित कुमार जी मेरे पास हैं, उनके साथ हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से वीज़ा सब क्लास की वो बात करते हैं या बात करेंगे और वो कैसे हमें पीआर वाली जो गोल है, जो जर्नी है, जब वो टॉप हिल है वहाँ लेके जाएंगे। सुमित जी क्या हाल चाल है? सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच रॉबी जी मेरे ऑफिस आने के लिए और ये एक जो आपने नई सीरीज स्टार्ट करी है उसमें इंट्रोडक्शन कराने के लिए तो वेलकम टू ओजी माइग्रेशन सर्विसेज। तो इन रिलेशन टू जो आपने बात करी है कि किस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे या कौन सा हमारी स्पेशलाइजेशन है, we majorly deal in all the visas, but आज की जो हम स्पेशलाइज बात करूँगा क्योंकि आपका टॉपिक पीआर है तो पीआर की बात हम करेंगे 186। अगर इसको मैं सिंपल टर्म में लूँ तो 186 एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीज़ा और एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड वीज़ा, ठीक है। इसमें जब वीज़ा ग्रांट मिलती है एप्लीकेंट को तो वो डायरेक्ट पीआर होती है। इसमें पहले ऐसा नहीं होता कि आपको प्रोविजनल जाना है या कुछ और जाना है। देयर आर डिफरेंट वेज बट 186 ग्रांट इज अ परमानेंट वीज़ा। ओके, मैं सोचता हूँ, अगर मैं सोचूं मैं एक स्टूडेंट वीज़े पे आया हूँ यहाँ पे और मेरे दिमाग में बिकॉज अभी मैं रिसेंटली यहाँ पे आया हूँ, लैंडेड हूँ और वहाँ पे इंडिया से या किसी भी कंट्री से जहाँ से मैं आ रहा हूँ मुझे इतना नहीं पता कि पीआर मिलती कैसे। मुझे ये पता है कि भाई आप ये कुकरी का कोर्स कर लो, आप ये कर लो। मुझे तो वहाँ पे आई वाज थिंकिंग कि मुझे बस वीज़ा चाहिए, मैं ऑस्ट्रेलिया में लैंड करना चाहता हूँ। वो थॉट लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रहा हूँ और सभी उस दौड़ में उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है कि यार पीआर कैसे लेनी है, पीआर कैसे लेनी है, पीआर कैसे लेनी है। तो एक जो वीज़ा सब क्लास 500 जो स्टूडेंट वीज़ा है उस पे जो पर्सन स्टैंड कर रहा है तो उसको वहाँ से 186 तक की जो जर्नी है वो नेटवर्क क्या है, वो ब्रिजिंग क्या है? देखिए 186 वीजा जो है एक डिफरेंट वीजा है। इट्स नॉट लाइक अ स्किल्ड वीजा कि आपको अपने पॉइंट्स बनाने हैं एंड आप वीजा उसके अकॉर्डिंगली आपको इनविटेशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बट इसकी अपनी रिक्वायरमेंट है जो एप्लीकेंट को खुद मीट करनी है। उसमें से पहली रिक्वायरमेंट है एप्लीकेंट की एज। सो 186 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो एप्लीकेंट की एज है वो 45 ईयर से कम होनी चाहिए और अनटिल अनलेस उसको एग्जाम्पशन देता हो एज पर लेजिस्लेशन। अगर उसमें कुछ एग्जाम्पशन है एज की देन इट्स अ सेपरेट केस, बट नॉर्मली फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल इट्स 45 इयर्स, ठीक है। एग्जाम्पशन कैसे हो सकता है? देखिए एग्जाम्पशन की जब हम बात करते हैं तो कुछ जैसे एकेडमिक एप्लीकेंट्स होते हैं, ठीक है, या साइंस एप्लीकेंट्स होते हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं या जो 457 या 482 से 186 में जाते हैं तो उनको एज की, स्किल्स की या इंग्लिश की एग्जाम्पशन होती है। बट अब जब मैं थोड़ा सा ज़्यादा बताऊंगा 186 में डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है। इसमें एक होती है डायरेक्ट एंट्री स्ट्रीम, एक होती है टेम्परेरी ट्रांजिशन स्ट्रीम और एक होती है आपकी लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जिसमें एप्लीकेंट परमानेंट वीज़ा की तरफ जा सकता है। बट कोई बंदा जो सिर्फ डायरेक्ट एंट्री के लिए जा रहा है तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एज इज 45 ईयर्स अनटिल एग्जाम्पशन अप्लाई, जो मैंने आपको अभी कुछ बताए हैं जी। सेकेंड क्राइटेरिया है जो मेन क्राइटेरिया जो आपको एलिजिबल बनाएगा 186 का, आपका वर्क एक्सपीरियंस एंड अ क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब 186 की रिक्वायरमेंट है कि एप्लीकेंट के पास कम से कम 3 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपका जो फर्स्ट एज होगी, सेकंड वर्क एक्सपीरियंस, 3 साल का वर्क, 3 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस, फुल टाइम मिनिमम 40 आवर्स और 38 आवर्स, ठीक है।
अगर एप्लीकेंट के पास फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस नहीं है बट एप्लीकेंट ने लेट्स से पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस किया, लेट्स से 20 आवर्स पर वीक एप्लीकेंट काम कर, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, तो इट विल बी काउंटेड ऑन अ प्रो रेटा बेसिस, ठीक है। तो टेक्निकली वो 3 साल उसके 6 साल के इक्विवेलेंट काउंट होंगे, ठीक है। But still can apply after 6 years. यस, Okay. बट अब आपका जो एक क्वेश्चन था कि 500 से हम 186 की तरफ कैसे जा सकते हैं, उसके लिए देखिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें द बेस्ट पार्ट इज कि 3 साल का एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में नहीं चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड चाहिए, Okay. ठीक है। वो 3 साल का आपका ओवरसीज का भी चलेगा, वो 3 साल का आपका ऑस्ट्रेलिया का भी चलेगा, हो सकता है कि 2 साल आपका ओवरसीज का हो गया, 1 साल ऑस्ट्रेलिया में, तो क्लब करके भी चलेगा। तो ट्रिक इसमें पूरा यही है कि हिडन जो की है बेसिकली 3 साल वो ये है कि अगर 3 साल आप किसी सेक्शन में, किसी जोन में आप काम कर रहे थे, Yes. इंडिया में या किसी भी कंट्री में, जी। तो उसी ही जॉब में, उसी सेक्टर में अगर यहाँ पे आप कंटिन्यू करते हो, और उसके एविडेंस इंडिया से क्या चाहिए? देखिए द मेन की इज अ नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन, ठीक है। नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने शेफ की बात करी कि कोई कुकरी पढ़ रहा है, अब हो सकता है कि उसके पास इंडिया में 3 साल का एक्सपीरियंस हो या 6 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ शेफ, बट क्योंकि उस एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर उसने स्टूडेंट वीजा अप्लाई करा कि भाई मैं कुकरी पढ़ना चाहता हूँ, उसको कुकरी का मिल गया, बट दैट पर्सन कैन स्टिल एलिजिबल फॉर 186 क्योंकि उसके पास 3+ ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वो बंदा उस पर अप्लाई कर सकता है। तो हाउ ही कैन जस्टिफाई कि इन इंडिया जो डॉक्यूमेंट्स है, देखिए अब इसमें क्या होता है कि एनी वॉलंटरी एक्सपीरियंस और एनी अनपेड एक्सपीरियंस वॉन्ट काउंट अंडर द 3 years, तो पेड वर्क एक्सपीरियंस ही काउंट होगा। अब उसके लिए आपकी सैलरी स्लिप्स हो सकती हैं, उसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरीज आ रही हैं। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो फॉर्म 16 होता है, फॉर्म 16 इज अ ग्रुप सर्टिफिकेट, जैसे हमें यहाँ पे PAY की समरी मिलती है, वहाँ पे फॉर्म 16 होता है, वो ग्रुप समरी सैलरीड पीपल को मिलता है। टैक्स रिटर्न्स की कॉपी होगी, एम्प्लॉयर रेफरेंस लेटर होगी, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज होगी, ठीक है। योर फोटोग्राफ्स वर्किंग एज अ शेफ और अ कुक और जो होगी, तो देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू कैन यूज फॉर योर this 186 visa. So they cannot claim if they are receiving salary on a cash basis in India. They can, but how do they will justify? अगर आप 3 साल let's say अगर आपको कैश सैलरी मिल रही है, अगर से कि 50,000 रुपये महीना मिल रही है, तो साल की 6 लाख की होगी। अब उसके कॉन्ट्ररी अकेली अगर आपके पास पे स्लिप्स हैं, आपके सपोर्टिंग एविडेंसेस नहीं है, तो हाउ यू विल जस्टिफाई दैट वर्क एक्सपीरियंस। हाँ, अगर आपको 50,000 का महीना सैलरी मिली है, बट उसके कॉन्ट्ररी आपका जो प्रोविडेंट फंड कटा है या EPF कटा है, वो डिपॉजिट हुआ है, और आपकी टोटल जो 6 लाख की इनकम है उसको आपने प्रॉपर अकाउंटेड करके टैक्स रिटर्न फाइल करी है, ठीक है, तो दैट्स ऑल। So basically digital India is a sporting move Yes. to keep that Yes. fake people away from the Yes, system. that's 100%. Yes. Good. So 186 के लिए स्टूडेंट यहाँ पे आ गया, अभी उसने ज़्यादा जो काम है इंडिया में शो करती है, ये तो एक सर्टन बहुत ज़्यादा केस मुझे लगता नहीं होंगे मार्केट में जी ऐसे, जी, पर बहुत सारे स्टूडेंट जो 12th के बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी और उन्होंने इंडिया में काम तो क्या किया, तो वो तो जी। वेरी फ्रेश होते हैं जी, तो उनके लिए यहाँ पे 24 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो जी। वो उनके लिए फिर 186 वाले जोन तक जाने के लिए जी। क्या क्या है? देखिए उनके लिए जो प्रोविजन है वो है TRT स्ट्रीम। TRT इज अ टेम्परेरी ट्रांजिशन स्ट्रीम फ्रॉम 482 टू 186। तो उनके लिए बेस्ट पाथवे है कि पहले वो 482 पे जाएं, ठीक है। 482 के बाद उसके बाद आप 186 पे जा सकते हैं ना। तो 482 की ड्यूरेशंस क्या है, टाइम? 482 में भी अगेन 2 स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म स्ट्रीम होती है, एक मीडियम होती है, लेबर एग्रीमेंट होता है, बट मेजरली हम शॉर्ट टर्म और मीडियम स्ट्रीम की बात करते हैं। अगर आपका ऑक्यूपेशन शॉर्ट टर्म स्ट्रीम में है तो आपको मैक्सिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा, वीजा मिलेगा, बट अगर आपका जो ऑक्यूपेशन है वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रीम में, तो मैक्सिमम 4 ईयर तक का एक टाइम पे वीजा ले सकते हो, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर ऑन अ 482 वीजा, ठीक है, अब 482 से जब आपने 186 पे जाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि एप्लीकेंट शुड हैव अ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस टू एलिजिबल फॉर 186 TRT, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई स्टूडेंट आया है, उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी है, हो सकता है वो स्टूडेंट पढ़ाई के दौरान ही अपना कोई वर्क एक्सपीरियंस ले रहा हो, ठीक है, या उसके बाद उसने जो अपना 485 ग्रेजुएट स्ट्रीम वीजा है वो अप्लाई करा है, ठीक है। As soon as they hit the 2 years work experience requirement for 482, they can apply for 482 if they have a sponsor, ठीक है। अब वो 482 के बाद उसके बाद जब उनका 2 साल का 482 के ऊपर वर्क एक्सपीरियंस पूरा हो जाता है,
तो वो फिर 186 TRT के थ्रू अपनी PR अप्लाई कर सकते हैं। सो कॉम्प्लिकेटेड, आई मीन मेरा सर चकरा रहा है। मुझे ये लगता है कि जब स्टूडेंट इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जाता है तो उसके बाद तो खुद ही माइग्रेशन एजेंट बन सकता है। आप कह सकते हो, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। जैसे आपके लिए मैं एक रीसेंट एग्जांपल, कल ही मेरे पास एक क्लाइंट आया था, शी इज फ्रॉम चाइना, ठीक है। अब उस लड़की ने खुद ही अपना सारा प्रोसेस करा, उसको इनवाइट आ गया, उसने वीजा लॉन्च कर दिया। एंड शी व्हाइल यस्टरडेज अपॉइंटमेंट उसने कहा कि मेरे को लगता है कि आई कैन हेल्प द पीपल, ठीक है। फिर मैंने उससे 2-4 क्वेश्चन करे, बिकॉज अगर उसने 190 अप्लाई कर दिया था तो कल मेरे पास अपॉइंटमेंट करने के लिए क्यों आई थी, बट शी वाज कंफ्यूज, शी वाज नॉट 100%। हाँ, जब मैंने उसको बताया वो चीजों के लिए, देन शी रियलाइज कि माइग्रेशन एजेंट जॉब इज नॉट अ इजी जॉब कि आपने सिर्फ बात करनी है या इंफॉर्मेशन देनी है, देयर आर टेक्निकल थिंग्स इन दैट। यस यस, नो आई अंडरस्टैंड दैट। मुझे ये बताइए कि जब वो स्टूडेंट यहाँ पे किसी वीजे पे TR पे हो जाता है जो आपने बताया जी, तो ऑस्ट्रेलिया चेंज देयर रूल्स रेगुलेशंस वेरी क्विकली, आई थिंक इन द वर्ल्ड फास्टेस्ट कंट्री जो क्विकली चेंज कर देती है। तो आप उस पाथवे पे चले हो, 2 साल से आप यहाँ पे TR पे हो, बाय द टाइम वो उस ऑक्यूपेशनल लिस्ट से निकाल दिया गया है जी। तो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे केस आते हैं, और आते हैं तो उसका क्या सोल्यूशन है? देखिए 186 की एक बड़ी अच्छी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका ऑक्यूपेशन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लिस्ट पे होना चाहिए, तभी आप 186 के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर आपका ऑक्यूपेशन पहले ये था, अभी इन्होंने रिसेंटली, क्योंकि गवर्नमेंट जब से लेबर गवर्नमेंट आई है, दे आर मेकिंग द एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजास इजी, ठीक है। अब पहले 482 में जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 साल का एक्सपीरियंस बच्चे को चाहिए होगा तो एलिजिबल होगा 482 के लिए। अब जो रिसेंट चेंजेस आ रही हैं 23 नवंबर 2024 से, दे आर रिड्यूसिंग दैट एक्सपीरियंस टू 1 ईयर, यानी कि किसी के पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस हो 482 अप्लाई करो, 2 साल बाद आप 186 अप्लाई कर दो, ठीक है। तो इट्स दे आर मेकिंग द थिंग्स इजी, बट यस जो रूल्स चेंज हो रहे हैं, अगर उसमें से लिस्ट चेंज होगी या कोई ऑक्यूपेशन आउट हो गया, लेट्स से इफ एप्लीकेंट इज नॉट मीटिंग दैट रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी फॉर 186, so then it's a big problem for them. Okay, so then they have to go back to their country or no, they have other options as well. देखिए जनरल स्किल माइग्रेशन एक ऑप्शन है। 482 जो 482 का ऑक्यूपेशन लिस्ट है, दैट्स अ वेरी वाइड ऑक्यूपेशन लिस्ट, उसमें शॉर्ट टर्म लिस्ट है, मीडियम टर्म लिस्ट है, रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट, कई तरह की लिस्ट हैं, लाइक हंड्रेड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस। बट 186 में थोड़े से ऑक्यूपेशंस कम है उसके कंपैरेटिवली, but still you can apply for the permanent residency later in the stage with the different pathways. Okay. So benefits क्या मिलते हैं माने 82 अचीव करने के, या उसके बाद सबसे पहला, जैसे लोग टेम्परेरी वीजा पे घूमते रहते हैं, 186 मिल गया, आपका वो चीज खत्म हो गया, यू आर परमानेंट रेजिडेंट। अब परमानेंट रेजिडेंट होने के आपको मेडिकेल भी मिलेगा, आपको जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं या आपके फैमिली को जो फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है, लाइक फॉर सेंट्रल लिंक या जो भी है, वो सारी मिलेंगी। No doubt when we apply for the permanent visa, there are some restriction or a waiting period, ठीक है, वो अप्लाई होगा, but still you are eligible। 5 साल का वीजा होता है, मल्टीपल ट्रैवल फैसिलिटी वीजा होता है, आप कभी भी जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एप्लीकेंट 4 साल ऑस्ट्रेलिया में रहा है और उसमें से 1 साल परमानेंट वीजा पे रहा है, लेट्स से they spent 3 years on a student visa and a 1 year on a 186 वीजा, वो अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं and they get Australian passport। That's good. This feels good actually when इसको सुन रहे हैं तो लग रहा है कि हो सकता है, पॉसिबल है। कितने % सक्सेस रेट है इसमें? देखिए इसका वन ऑफ द मेजर और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो इमिग्रेशन चेक करता है वो होता है जेन्युइन पोजीशन, कि जो एम्प्लॉय को स्पॉन्सर कर रहा है वो पोजीशन जो क्रिएट की गई वो जेन्युइन है कि नहीं है। इफ इट्स अ जेन्युइन देन नो प्रॉब्लम। अगर डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि विच सेज कि these are not a genuine position और the position has been created to give a benefit to someone, फिर रिफ्यूजल भी आएगी इसमें, ठीक है। बिकॉज इसमें भी डिफरेंट प्रोसेस नॉमिनेशन होते हैं, नॉमिनेशन में सारे एम्प्लॉयर के वीजा जाने, एम्प्लॉयर ने अपने आप को जस्टिफाई करना है कि मेरे को ये एप्लीकेंट क्यों चाहिए या ये पोजीशन पे मेरे को ये बंदा क्यों चाहिए। अगर नॉमिनेशन अप्रूव होगी देन ओनली द वीजा विल बी अप्रूव, अगर नॉमिनेशन रिफ्यूज होगी तो वीजा विल बी रिफ्यूज। Is there a quota kind of stuff like allocate की जाती हैं कुछ सीट्स वगैरह? Most of the time जितनी applications लगती हैं they don't fall in it, वो थ्रू हो जाती हैं। तो कितने भी आओ बट आप एलिजिबल होने चाहिए। हाँ, प्रोसेसिंग टाइम डिफर हो जाता है, लेट्स से कि ऑलमोस्ट 12 महीने के आसपास का प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ है।
तो आपके पास बहुत सारे वो लोग आते हैं जो पहले कहीं स्टूडेंट वीज़ा पे थे और या करंटली स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करोगे कि कौन कौन से सेफ कोर्सेज हैं यहाँ पे आज के सिनेरियो के हिसाब से, जिनमें अगर वो स्टडी कर रहे हैं दे शुड स्टिक देयर, और अगर कुछ और कोर्सेज जो हाई रिस्क हैं कि अगर इसमें आप स्टडी कर रहे हो, अगर आपके 6 मंथ हुए हैं तो यू शुड मूव आउट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कोर्सेज एरिया, और अगर आप उनको कंटिन्यू भी करते हो तो ये एरिया में अगर आप काम करोगे तो फ्यूचर इज मोर ब्राइटर। देखिए मेरी थोड़े से जो व्यूज हैं वो डिफरेंट हैं। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ाई होती है वो कभी वेस्ट नहीं होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो, ठीक है। द की पॉइंट इज कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल आज से अगर आप 3 साल 4 साल पहले की बात करें तो कुकरी एंड ऑटोमोटिव वाज वेरी इन हाई डिमांड, हर बच्चा उसमें पढ़ रहा था, ठीक है, उसमें पीआर भी आ रही थी। अब वो स्लो डाउन हो गया है, बट इट डज नॉट मीन कि उसने आपके पाथवेज ब्लॉक कर दिए हैं, ठीक है। एम्प्लॉय स्पॉन्सर पाथवेज हैं, जनरल स्किल माइग्रेशन पाथवे हैं। द की पॉइंट इज कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई के बाद आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है अपने ऑक्यूपेशन में लीजिए। आप रैंडम जॉब्स मत करिए, क्योंकि जो आप रैंडम जॉब्स करते हैं वो एक्सपीरियंस कहीं काउंट नहीं होता, वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो अगर आप कुकरी की पढ़ाई कर रहे हैं तो गो इन हॉस्पिटैलिटी फील्ड, अगर आप नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो गो इन नर्सिंग फील्ड और हेल्थ सेक्टर, अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो गो इन इंजीनियरिंग फील्ड, अगर आप कंस्ट्रक्शन की पढ़ाई कर रहे हैं तो गो इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। सो सुमित जी, जब स्टूडेंट इंडिया से आता है तो बहुत सारा उन्होंने एक एनर्जी होती है, दे वांट टू अर्न मोर मनी बेसिकली, और कुछ की ज़रूरत होती है, कुछ में वैसी पैशन होता है, और दे सी द अदर पीपल के यार अगर वो कर सकते हैं तो मैं जल्दी से जल्दी वो अचीव करूँ। फोन्स हैं, हमने लेटेस्ट आईफोन्स जब वो भी खरीदने हैं, गाड़ियाँ भी अच्छी लेनी है, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं यार सभी के, तो उनकी वजह से वो फिर यहाँ वहाँ भागते हैं। तो इज दैट रियली गुड वे, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, तो ये ट्रैप है? डू यू थिंक इट इज ट्रैप? देखिए साइकोलॉजिकली ट्रैप फॉर देम। मनी इज अ फैक्टर हु अट्रैक्ट एवरीवन। वो ऐसा नहीं कि वो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करती है, चाहे पीआर है, सिटीजन है, सबको अट्रैक्ट करती है, अपनी जोन पे। वो डिपेंड करता है कि हमें आए अब इतना टाइम हो गया, हम सेटल्ड हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं, तो हमें इतना वो इशू नहीं है। बट जो नया बच्चा आ रहा है उसको अपनी फीस निकालनी है, उसको आईफोन लेना है, गाड़ी लेनी है, उसको वापस इंडिया भी पैसे भेजने हैं, तो वो चीजें होती हैं जो उसको डाइवर्ट करती हैं, ठीक है। देखिए पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा आप जितना मर्जी कमाएं, ठीक है, बट उसको राइट वे में कमाएं, उसको राइट वे में लेके चलेंगे तो आपको एट द एंड ऑफ द डे जाके फ्रूटफुल आउटकम्स मिलेंगे। वरना वही है कि आप कमाते तो जा रहे हैं बट आपके पास कुछ नहीं है एट द एंड ऑफ द डे जाके। I would say to everyone who's viewing us, this is not legal advice obviously, so this is just general discussion. So if you have your case anywhere with your migration agents, or you want to come to Sumit ji, so basically you need to search about their migration numbers, and there is a website. You can search about many migration agents, wherever you want to go. Then you need to take a legal advice. That's called legal advice when you go to one-to-one. So this is just general discussions. Every case I think is different. आपने जो ये लास्ट में बोला है जनरल डिस्कशन, इट्स वेरी राइट। और इसमें एक चीज ऐड करना चाहूँगा, देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन गोइंग अराउंड इन द मार्केट इन द फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल दोज थिंग्स। आई वुड से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको एक बार चेक जरूर करें इम्प्लीमेंट करने से पहले। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप इम्प्लीमेंट करें तो ट्रेन निकल जाए, बाद में आपको प्रॉब्लम आए। और मुझे ये लगता है कि अगर आप एक मूवी देखने जा रहे हो, $22 और $25 दे रहे हो, 4 लोग जा रहे हो, तो आप 4 लोग का सेम वीज़ा सब क्लास है, तो अगर वो $20-25 के एक $100 की एक माइग्रेशन काउंसलिंग करवा लो अपने केसेस के बारे में एक साथ जाके, तो इट इज मोर प्रोडक्टिव फॉर द फ्यूचर, तो आप पे जरूर करो। मुझे ये लगता है, मैं ऑलवेज से कि जब आप पे करके कहीं पे काउंसलिंग करवाते हो अपने केस की, जूते, मैं सुना कि जूते महंगे पहनने चाहिए
और डॉक्टर अच्छा होना चाहिए चाहे महंगा हो। सेम यहाँ पे माइग्रेशन एजेंट को सिलेक्ट करने से पहले अलग अलग जगह पे जाके पे करके उनको, ताकि उनके टाइम की वैल्यू भी हो और उनसे काउंसलिंग करें आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब हमारे एट द एंड ऑफ द डे जाके अगर हम माइग्रेशन एजेंट हैं, दैट इज अवर बिजनेस, राइट? इट गिव्स अस आवर इनकम, वी नीड टू फीड अवर फैमिलीज एज वेल, सो इट्स अ वन सोर्स ऑफ इनकम फॉर अस। अगर हम फ्री एडवाइस देंगे या कुछ भी करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ अपने पास लेके नहीं जा रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में टाइम की ही वैल्यू है, ठीक है? अगर आप दूसरे के टाइम को रिस्पेक्ट देंगे तो टाइम आपको रिस्पेक्ट देगा, ठीक है? एंड मोर ओवर, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर स्पेंड करते हैं अपनी एजुकेशन के ऊपर, बट एक $100 या $200 बचाते हैं कि एजेंट्स को ना देना पड़े। ये है वहां से पे आप 200 बचाने के चक्कर में अपने वो जो हजारों डॉलर है कई बार वो भी वेस्ट कर जाते हैं। अच्छा, आपके पास जो न्यू कमर्स हैं, अगर आज से हम 2 साल का गैप पीछे चले जाएं, पिछले 2 साल में जो स्टूडेंट आए हैं जी, जो न्यू कमर्स हैं, नो मैटर स्टूडेंट और अदर्स, वो क्या मिस्टेक्स करते हैं यहाँ पे which put them into that situation कि वो फ्यूचर में उनकी PR, जो पाथवे टू PR है, वो गोल थोड़ा दूर चला जाता है उनसे। द वेरी कॉमन मिस्टेक, और जो इवन क्लाइंट्स भी आते हैं हम उनसे पूछते हैं, द वेरी कॉमन मिस्टेक इज कि वो अपने फ्रेंड्स की एडवाइस लेते हैं। वो जब कई बार हमें आके इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम पूछते हैं आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? वो कहते हैं जी हमें हमारे फ्रेंड ने दी है। मैंने कहा सोर्स क्या है? सोर्स उनको पता नहीं होता है। टिकटॉक हो गया, सोर्स कहाँ है? सोर्स उनको पता नहीं है। तो आई ऑलवेज एडवाइज देम कि इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने पहले बताया, इन्फॉर्मेशन लो, इन्फॉर्मेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो इन्फॉर्मेशन सही है आप उसको ग्रैब करो। और जो मैंने अपने 8 साल के या एक्सपीरियंस के ऊपर जज करा है, दोस्त जो दोस्त हैं या जो नॉन वाले हैं, वो उनको जो बुरा हो रहा है वो तो बताएंगे, बट उसका उसमें जो अच्छा हो सकता है उनके लिए उसको उनको कभी एडवाइस नहीं करते हैं। तो इट मींस वो उनके नेगेटिव है, वो उनके अच्छे फेवर में नहीं है, वो नेगेटिव है, वो उनको खुद दूर लेके जाते हैं। वेरी ट्रू, बहुत सही। दोस्तों, बहुत सारी बातें और की जा सकती है। मुझे लगता है सुमित जी इस पूरे सब्जेक्ट में 186 पे आप पूरा दिन भी बात कर सकते हो, इतना कुछ है जानने के लिए। मोर वाइड सर, मोर वाइड। सो हमारी डिस्कशंस का पूरा मकसद ये नहीं था कि हम पूरी डिटेल्स में जाएंगे, बट हम थोड़ा सा डोर ओपन किया है उस जोन की ओर, यहाँ से ये इसको आप देख सकोगे। वहाँ पे 186 वीज़ा सिटिंग देयर, और इसके ये बेनिफिट्स होंगे, और इसमें वो कैपिंग नहीं है। मुझे पूरी बात से ये सबसे अच्छा लगा कि इसमें वो कैपिंग नहीं है कि गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि इतने ही लो। जो इनविटेशन वगैरह इसका भी वैसे ही आता है? इनविटेशन इसमें कोई नहीं आता सर। आपने इसका डिफरेंट प्रोसेस है, इसमें आपने नॉमिनेशंस लॉन्च करनी है, नॉमिनेशन अप्रूव होंगी जैसे मैंने पहले बताया तो वीजा आपको मिलेगा जी, ठीक है। एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि भाई आप नॉमिनेशन लॉन्च नहीं करते। लाइक फॉर स्किल वीजा you need to have a invitation first to lodge a visa, ठीक है, और उसके लिए सीट्स एलोकेट्स होती हैं, कितनी सीट्स हैं, ये है वो है। बट इसमें हम जब लॉन्च करते हैं देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, वी लॉन्च द एप्लीकेशन। हाँ, ये हो सकता है कि हम नॉमिनेशन अगर आज लॉन्च करिए, इट कुड टेक 6 months और a year to get it finalized। अगेन वो डिपेंड करता है कि आपका सेक्टर कौन सा है। इफ इट्स एन हेल्थ सेक्टर दे गिव अ प्रायोरिटी, समटाइम्स दे ग्रांट इन अ वीक्स टाइम, बट इफ इट्स नॉन प्रायोरिटी सेक्टर दे कुड टेक 6 months to 12 months। एक और जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज माइग्रेशन के रिलेटेड है। जैसे मैं अभी आपसे सर्च कर रहा हूँ बहुत सारी, आगे मैं और माइग्रेशन एजेंट से भी मिलूंगा, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जी। शुड आई एडवाइज टू समवन? नो, यू आर in Australia you are not allowed to give legal advice if you are not registered with the OMARA. OMARA is a governing body who look after all the registered migration agents in Australia. Yeah. So even that's legally is not legal to advise someone about their migration matters. सो सिंपली आपने यही माइग्रेशन के और इमिग्रेशन के मसले में एडवाइस करनी है अपनी फैमिली मेम्बर्स को जो न्यू कमर्स हैं यहाँ पे, या आपका कोई दोस्त है कि इस माइग्रेशन एजेंट के साथ मेरे फ्रेंड का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मगर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप उनसे जाके लें। बिकॉज अगर आप एडवाइस करते हो सकता है आपका बहुत क्लोज हो, फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड हो, अगर उनका केस कहीं पे क्लैप्स हो जाता है, अगर उन्होंने एक बार भी बोल दिया कि उसने मुझे एडवाइस दी थी, हाउ बिग ट्रबल दे कैन गेट इट? दे कैन बिग ट्रबल। देखिए, अगर आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएं या आप इमिग्रेशन से इवन कॉन्टैक्ट करें,
आप अगर उनको बताते हैं कि भाई सम अनरजिस्टर्ड माइग्रेशन पर्सन ने या सम अनरजिस्टर्ड एजुकेशन ने या इस बंदे ने मेरे को एडवाइस की है, तो दे विल स्टेट आस्क यू टू कॉन्टैक्ट द ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स एंड दे विल एक्ट अकॉर्डिंगली. So Australian Border Force is a key force in Australia, and if they have to take an action, they can take any action. Of course, you can see them on airport. मुझे लगता है कि अभी पकड़ के किसको बैठाएंगे एयरपोर्ट में जहाज में, उनके पास बहुत सारे राइट्स हैं और it's really high Yes. in term of rights actually. अगर उनके पास आपकी फाइल जाती है और खुलती है. So बहुत थैंक्स. Thank you very much. आपने बहुत सारा, because I know you are very busy and I know you are also very busy, but thanks for watching up to this level to this video. And if you liked it, there's many more videos to come for Pathway to PR. This is the whole subject. We will dig in and we'll try to work it out. Maximum information we can give it to you. So stick with us and wait for the next video. Thank you. Thank you, Ravi. Thank you for you and your team who come to our office and they give us your time. And thank you very much. Thank you.